दोनों में मैं लगा दूंगा, मेरे पास है। वो असल में मुझे टाइम चाहिए लगाने के लिए। अब से तो मैं डेली लगाता रहूंगा, कल वाली एक चीज लगा दी, कल वाली लगा दी थी, अब सारी लगाऊंगी। अच्छा, अभी हम क्लास पहले शुरू करते हैं, और वर्कशीट्स मैं लाया हूँ आज। अ, अगर नहीं भी है तो फिर तो मैं सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही चुका हूँ ना, लेकिन उसको कहीं खींच के एयरपोर्ट कॉल देखो। ओहो, ये ओ लेवल, ये एक ही नहीं फिर। आज तुम पेज पे करते जाना, कल फिर मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, करें फिर शुरू। ओ लेवल का बच्चा ये सोच रहा था कि यार सर को क्या हो गया मेरी बातें सुन के, तुम लोग ना मुझे खोल देते हो, ठीक है? फिर वो बेचारा बड़ा टेंशन में आ रहा था। एक मिनट यार। अच्छा, हम ये टू डायमेंशनल जो कोलिजन था उसके नोट्स लिख चुके हैं या अभी बीच में थे? नहीं, मेरे ख्याल से बीच में थे, जहां तक मुझे याद है। सर बीच बीच में तो सर। 2D वाला शुरू किया था ना हमने। अच्छा सैफ, मैं तुम्हें को होस्ट बना रहा हूँ, तुम जरा बच्चे ऐड कर देना। सर मैं कल बना से हुआ पहले कल से। से हम 7:30 तक कर लिया करेंगे शुरू, आज थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, मैं निकालता हूँ जल्दी से। अभी वो टू डायमेंशन वाला कंप्लीट करना है या पास पेपर्स करने कंप्लीट हैं? करना है, पहले वो करेंगे फिर पास पेपर करेंगे। अच्छा, सवाल क्या पूछा हुआ था कि आप बताओ कि ये इक्वेशन क्यों नहीं लगेगी अयान, क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर, एंड व्हेन मोमेंटम इज इन डिफरेंट डायरेक्शंस यू कैन नॉट ऐड दैट लाइक स्केलर्स। अयान, बात समझ आ गई? अब ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं यहीं पे इरेज करके लिखूंगा क्योंकि मुझे ड्राइंग के रिस्पेक्ट से करना होगा। आप नीचे लिखते जाओ, क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि राइट राइट एन इक्वेशन, write an equation for conservation, write an equation for conservation of momentum, write an equation for conservation of momentum horizontally। बात समझ आ गई? write an equation for conservation of momentum horizontally। बात को समझ लो तो फिर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें अब हॉरिजेंटली और वर्टिकली सोचना है, तो पहला काम ये करना है कि ये सारे मोमेंटम्स रिजॉल्व करने हैं। M1 U1, M2 U2। बताओ आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? M1 V1 और M2 V2। अगर आप में से किसी बच्चे को वेक्टर रिजॉल्व करने नहीं आते तो मुझे बता दो, वेक्टर रिजॉल्व करना सीखे हुए नहीं सीखे हुए? किसी सर बच्चे आते को हैं। अगर वेक्टर, हाँ बेटा बताओ। मैंने कहा सर आते हैं। आते हैं, ठीक है, किसी को ना आते हो तो बताइएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला कॉज होता है या साइन होता है? एंगल के साथ वाला कॉज होता है, ये रट लो बात, ठीक है? बना भी दो, ड्राइंग बनाई हुई है तो उसी ड्राइंग के ऊपर बनाना है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला हो जाएगा M1 U1 कॉज या साइन? कॉस अल्फा 1। क्या हो जाएगा? M1 U1 कॉस अल्फा 1। आगे चलते जाएंगे, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन या कॉस? साइन M1 U1 साइन अल्फा 1।
सो m1 u1 cos α1, m1 u1 sin α1, ये पहली चीज हो गई। नीचे आ जाते हैं, m2 u2, इसके भी बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके हम लिखते हैं कंपोनेंट्स, तो ये वाला बन जाएगा m2u2, बताओ जरा, कॉज या साइन? m2u2 cos α2, और ये बन जाएगा m2u2 sin α2। हाँ जी, आ गई समझ? m2u2 cos α2, m2u2 sin α2। अब आफ्टर वाले को रिजॉल्व करते हैं, m1 के कंपोनेंट्स, m1v1, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा m1v1 cos θ1। क्या हो जाएगा? m1v1 cos θ1। ये हो जाएगा m1v1 cos या साइन? साइन θ1। सो m1v1 cos θ1, m1v1 sin θ1। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, आगे आगे, m2v2, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये बन जाएगा m2v2 cos या साइन? cos, cos θ2। और ये वाला m2v2 sin θ2। तो ये सारे हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। अच्छा, अब हम कंपोनेंट सारे लेंगे या सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले। हॉरिजॉन्टल बिफोर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल आफ्टर। तो पहले बिफोर का लिखते हैं, m1u1, सारे राइट पे हैं तो सभी पॉजिटिव, सारे राइट पे हैं तो सभी पॉजिटिव। m1u1 cos α1 प्लस m2u2 sin α2। आगे समझ यहां तक? m1u1 cos α1, m2u2 sin α2। ठीक है, इक्वल किसके होगा? इक्वल होगा m1v1 sin θ1 और प्लस क्या हो जाएगा? m2v2 cos θ2। हाँ जी, आगे समझ अब्बास? ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्टिकली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्टिकली। तो इसके नीचे लिखो वर्टिकली। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वर्टिकली इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होगी? तो यहां पे हमने लिखा वर्टिकली। अब हम वर्टिकली सोचते हैं, अब हम वर्टिकली सोचते हैं। वर्टिकली क्या होता है? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। क्या होता है? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो ये देखो, पहले वर्टिकल का कन्वेंशन डिफाइन कर दो। लेट्स टेक अपवर्ड्स टू बी पॉजिटिव एंड लेट्स टेक डाउनवर्ड्स टू बी नेगेटिव। क्या ये कन्वेंशन एग्जामिनर को बताना कंपलसरी है या कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी नहीं है। ये कन्वेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर को ये कन्वेंशन बताना इज नॉट कंपलसरी, ठीक, बट यू शुड नो दैट। तो आप अपवर्ड्स को ले रहे हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स को ले रहे हैं नेगेटिव। तो बताओ m1u1 sin α1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, आप कह रहे हैं कि m2, ओके ओके ओके, वेट 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 बेटा, जो रेजोल्यूशन होता है ना वो वर्टिकल या फारिस, फारिस बात केयरफुली सुननी है। फारिस, मैंने पहले कहा था कि रेजोल्यूशन का अगर नहीं पता तो आप मुझे बताएं, आपको यहां पे है कंफ्यूजन। अब मेरी बात अब सुनिएगा, ठीक है? अगर हम इस फोर्स F को करते हैं रिजॉल्व, ठीक है, और इसका एंगल जो हमें गिवन है, फारिस अब पूरी बात सुननी है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसका एंगल गिवन है वर्टिकल के साथ, इस फोर्स F को रिजॉल्व करते हैं और इसका एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ होने से कॉस और साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे? इस F का ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस F का ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इस F का ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट और इस F का ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या है? एंगल एक का गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ और एक का गिवन है वर्टिकल के साथ। इसमें होगा, ये होगा F cos थीटा
और ये होगा एफ साइन थीटा, क्योंकि इसका एंगल किसके साथ गिवन है, हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां पे आ गए, इसका एंगल गिवन है वर्टिकल के साथ। तो बेटा एंगल के साथ वाला कॉज होता है, वर्टिकल वर्टिकल साइन नहीं होता, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कॉज और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल के साथ वाला। तो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा गिवन है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एंगल के साथ वाला कॉस होगा, ठीक। अच्छा, अब यहां पे हमने उसी तरह से रिजॉल्व कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल्स की। तो वर्टिकली अगर हम देखेंगे, -m1 u1 साइन ऑफ θ1। अयान, तुम अब डेली फिजिकल आओगे या सिर्फ आज फिजिकल हो? तुम एक काम करो, कल फिजिकल आ जाओ, पता है क्यों, कल मैं वर्कशीट दूंगा। तुमने अगर कल आना है तो मैं वर्कशीट कल ले आऊँ, तुमने जब आना है मैं वर्कशीट तभी ले आऊँ। कल आ जाओगे? कल मैं वर्कशीट तुम्हारे लिए 2-3 वर्कशीट्स ले आऊंगा। तुमने जिस दिन आना हो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं वर्कशीट्स उसी दिन ले आऊंगा, ठीक है। तुम लोग तो हो ही फिजिकल। अच्छा, -m1 u1 साइन ऑफ θ1। अच्छा, ये अपवर्ड्स वाला क्या होगा, माइनस या प्लस? अपवर्ड्स वाला प्लस होगा, तो प्लस m2 u2 कॉस ऑफ θ2। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, देखो जी, ये सर प्लस हमने होगा ना जो आप हॉरिजॉन्टल सर हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं किया? क्या चीज बेटा? पॉजिटिव m2u। बेटा हॉरिजेंटल में सारे राइट साइड पे ना, पहले मेरी बात ये सुनो, देखो हॉरिजेंटल में कोई ऐसा है कि कोई लेफ्ट पे हो? हॉरिजेंटल में कोई लेफ्ट पे है? नहीं है ना, सारे ही राइट पे हैं, तो सारे ही पॉजिटिव। देखो वर्टिकली अगर हम बात करेंगे, तो वर्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि अपवर्ड्स कौन सा है और डाउनवर्ड्स कौन सा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, m1 u1 साइन थीटा अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? हाँ बेटा, m1 u1 साइन α1। अयान क्या ख्याल है, m1 u1 साइन α1 सैफ किस तरफ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? सर नीचे की तरफ है। तो फिर नीचे को हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा सर। अच्छा, अब बताओ m2 u2 cos α2 हमने पॉजिटिव है। प्लस m2 u2 कॉस अल्फा cos 2। α2। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। इसकी राइट साइड आप खुद लिखो, राइट साइड आप खुद लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। ये वर्टिकली हम लिख रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली राइट साइड पे क्या होगा, डिसाइड बाय योर सेल्फ। डन सर। राइट साइड भी होगी। हाँ, मैं भी लिखता हूं। अच्छा, अपवर्ड्स को लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो करते हैं फिर। तो सैफ अगर तुमने लिख लिया तो बताओ। सर लिख चुका हूँ सर। m1 v1 cos अल्फा 1 थीटा 1 सॉरी। प्लस या माइनस? माइनस होगा सर। माइनस m2u2 m2 v2 साइन थीटा 2। साइन θ2। ये क्या हो गया हमारे पास वर्टिकली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, अब जी सेकंड सर। पार्ट हो गया, अब आप आ जाएं थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हो गया ना। अब थर्ड पार्ट में बताता हूं कि आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है थर्ड पार्ट पे कि मैंने क्या कहा हुआ है आपसे। थर्ड पार्ट लिखो। थर्ड पार्ट, यूज हेड टू टेल मेथड। याद है ना हेड टू टेल मेथड क्या होता था? यस सर। यूज हेड टू टेल मेथड टू रिप्रेजेंट। जब हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जनरली जनरली ड्राइंग की फॉर्म में होती है। यूज हेड टू टेल मेथड टू रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम। use head to tail method to represent the conservation of total। अच्छा, मोमेंटम जो होता है ना, इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम को, तो अगर कहीं पे लिखा हो ना लीनियर मोमेंटम, उसका मतलब मोमेंटम ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम या टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी ही होता है, ठीक है। एक और मोमेंटम होता है, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो एक और चीज होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब हेड टू टेल मेथड टू रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम। अब मेरी बात सुनिए केयरफुली।
पहले हम करेंगे वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स बट फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब मैं उनकी वैल्यूज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि m1 u1 नीचे की तरफ है, m1 u1 नीचे की तरफ और m2 u2 ऊपर की तरफ, और रेंडमली बस लेंथ्स बना दो, m1 u1 m2 u2। सही हो गया। डायरेक्शन को फॉलो करो बस। मतलब मैंने ये कहा कि आप क्या करो, m1 u1 जहां पे दिल करता है बना दो, जितनी लंबी लेंथ दिल करती है उतनी बना दो, m1 u1, बस डायरेक्शन ठीक रखो, m2 u2। ये मैंने लेंथ बस रैंडम बना दिया। अयान, समझ आ गई बात? मैंने सिर्फ डायरेक्शन का ख्याल रखा है। मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, कहां पे आ जाएगा? तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स। तो क्या हम इस डॉटेड लाइन को वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स लेबल कर सकते हैं? कर दें लेबल? मेरे साथ ही लेबल करो फिर। वेक्टर सम, अच्छा, इसको हम लेबल करेंगे वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स। इसको हम क्या लेबल करेंगे? वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स। डन हो गया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें प्रूव क्या करना है? वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स इज सेम एज वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। ये हो गया इनिशियल। इसके ऊपर से फाइनल्स को ऐड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? m1 v1 m2 v2। अब m1 v1 उसी सेम टेल से कंटिन्यू करेंगे, रिप्रेजेंटेशन है ना। ये हो गया m1 v1। आ गई कहानी समझ? ना सेम अलग से बनाओगे, कंजर्वेशन कैसे शो होगा? अभी तुम्हें समझ आ जाएगी। बात सुनो, ये जो चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अलग से ड्राइंग बना के हम शो कर सकते हैं। ये ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि, आ गई समझ? हाँ हाँ, क्लोज ट्राइंगल नहीं, रिजल्टेंट सेम है। मेरी बात सुनो, ऊपर वाली ट्राइंगल क्या शो कर रही है और नीचे वाली ट्राइंगल क्या शो कर रही है? ऊपर वाली ट्राइंगल है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स, नीचे वाली है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, और दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? तो अगर रिजल्टेंट सेम ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा प्रूफ। तो दो अलग ट्राइंगल्स पे ये शो हो सकता है। दैट्स व्हाई बेटा हमने शो किया है, सैफ, हमने ये शो किया है कि इनका जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फाइनल। तो ये ड्राइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे प्रूव कर रही है बताओ? ये शो कर रही है कि जो इनिशियल का वेक्टर सम है वही फाइनल का वेक्टर वो सम है। फाइनल का सम तो होगा, तो दोनों का सम सो सेम सेम होगा। वेक्टर सम। तो अगर वेक्टर सम सेम हुआ तो मोमेंटम, आप समझ आ गई बात? तो अब जी अलग सर, अलग आ बना गई। सकते हैं। अलग अलग से ये बना प्रूफ सकते हैं नहीं हो सर। सकता। बेटा अलग अलग से आप ये कैसे प्रूव करोगे कि रिजल्टेंट सेम है? हाँ, ये तो कंजर्वेशन ठीक ऑफ कह रहे हैं, ठीक मोमेंटम है, में ठीक आपने है। देखो, आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि दे हैव सेम रिजल्टेंट, दे हैव सेम वेक्टर सम। ठीक है, जी टोटल सर। मोमेंटम रिमेन सेम। तो इसके अलावा तो हो नहीं सकता ना। तो ऊपर से क्या लिखेंगे? वेक्टर सम। तो ये ड्राइंग ये शो कर रही है कि जो इनिशियल का वेक्टर सम है फाइनल का भी वही वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। तो नीचे से हम शो कर रहे हैं वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स और ऊपर से हम शो कर रहे हैं वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। मेरा ख्याल है कि बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पास पेपर्स। और जो फिजिकल वाले बच्चे उनके लिए मैं वर्कशीट कल प्रिंट करके ले आऊंगा, लेकिन वर्कशीट मेरे पास है, मैं निकालता हूँ, ठीक है? ग्रुप में आई थिंक सर मैंने प्रिंट निकाल लिया है। तुमने निकाल लिया प्रिंट? तुम्हारी क्या बात है सैफ। अच्छा बच्चों, सर मैं मेरे पास वर्कशीट प्रिंटर ना, है तो मैंने निकाल लिया। बच्चों वर्कशीट में ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूं और अभी हम इसको यहाँ पे निकालते हैं। सर अभी वो शीट निकालनी है। बेटा सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, वो शीट निकालनी है, मैं भी निकालने लगा हूँ। तुम लोगों के पास अभी है नहीं, लेकिन ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ।
सर मैं काफी हद तक हाफ शीट सॉल्व कर ली है। भेज चुका हूँ, ठीक है। तुमने कर भी ली है, ना करो यार। सर मैंने आज सुबह ही कर ली थी, मैंने सुबह प्रिंट निकाली है, फ्री बैठा हुआ था मैंने कर। सैफ है यार। वैसे एक बात याद रखना, उसको ये बात समझ आ गई है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे और ग्रेड नहीं होगा, रिश्ता भी ठीक जगह नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चुप करके पढ़ाई करो। सैफ, ये बच्चों को ना बात समझ नहीं आ रही। ये अगर बंदा ना पढ़ा लिखा ना हो, कोई सही नौकरी ना करता हो, कोई सही बिजनेस ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो इज्जत विज्जत कोई नहीं मिलती, पहले से बता रहा सर एंड ऑफ डे बात पैसे भी है। हूं। हैं? उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें पढ़ा लिखा ना हो तो फिर भी बेइज्जती होती है। फिर पता है क्या, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बहुत रिच हैं, बट दे नॉट एजुकेटेड, तो दे आर कम्प्लेक्स। दे हैव मनी बट स्टिल दे आर कम्प्लेक्स। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा है ना, फर्ज करो कहीं MIT शेमआईटी का पढ़ा हुआ, उसके सामने जो जिम्मेदार बंदे हैं वो भी थोड़े हो जाते हैं फारिग। बेटा लेवल भी एक चीज होती है ना। क्या? अच्छा, सैफ को कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। यार पढ़ाई करने दो ना, छोड़ो इस बात को। अच्छा देखो, अब अच्छा पहला जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, टॉपिक भी साथ लिखते जाओ ना। पहला क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन नंबर 1, बेटा जिनके पास वर्कशीट नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। और पता है इसका टॉपिक क्या है? अप्लाइंग F इज इक्वल टू MA। दिस इज सिंपली अप्लाइंग F is equal to MA in different situations. अच्छा देखो, a helicopter has a cable hanging from it towards the sea below, as shown in figure 3.1. अच्छा अब, a man of mass 80 kg rescues a child of mass 50.5 kg. The two are attached to the cable and are lifted from the sea to the helicopter. ये एक बंदे ने ना एक बच्चे को पकड़ा हुआ है और दोनों को केबल के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी कि बंदे ने बच्चा उठाया हुआ है और केबल जो है वो बंदे के साथ बांधी हुई है, और बंदा और बच्चा दोनों ऊपर जा रहे हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, द लिफ्टिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन इनिशियल यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यानी कि शुरू में लिफ्टिंग प्रोसेस में क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। फिर क्या होगा? फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉलोड बाय अ डिसेलरेशन। यानी कि पहले वो तेज होंगे, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर स्लो होंगे। अच्छा, अब पहला पार्ट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ए पार्ट का देखो क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द कंबाइंड वेट ऑफ द चाइल्ड एंड द मैन। मैन, mass of child, mass of man is 80 kg, mass of child is 50.5 kg। ये कौन सा चाइल्ड है इतने ज्यादा मैस का? अच्छा, मैस ऑफ मैन हो गया 80 kg और मैस ऑफ चाइल्ड हो गया 50.5 kg। तो अगर हमें वेट चाहिए तो वो होगा मैस ऑफ मैन प्लस मैस ऑफ चाइल्ड, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? जी के साथ। जी के साथ। तो मैस ऑफ मैन हो जाएगा 80, मैस ऑफ चाइल्ड हो जाएगा 50.5, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 से 9.81 से। तो करो मल्टीप्लाई और बताओ क्या। 1280 न्यूटन्स। बेटा ये आ गया 1280 न्यूटन। अब्बास कितना आ गया? 1280 न्यूटन। तो यहां पे हम लिख देंगे 1280 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो बच्चे का मैस प्लस बंदे का मैस दोनों मिला के हो गए 1280 न्यूटन, हमने लिख दिया। अब हम आगे चलेंगे। अब्बास भाई हो गया कॉपी? अच्छा, अब अगले पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल ड्यूरिंग, कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सलेशन ऑफ दिस। अब फ्री बॉडी बनाते हैं। फ्री बॉडी क्या होती है? फ्री बॉडी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट पे आप सारी फोर्सेस गिनाते हैं। तो उसमें फ्री बॉडी में आप डॉट सर्कल कुछ भी बना के उसमें फोर्सेस बनाते हैं। तो बच्चे और बंदे की ना ड्राइंग बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करना। पेपर में ये सीन नहीं करना कि बच्चा और बंदा बना रहे हो। ठीक है, बस डॉट बनाओ। इस डॉट को कहेंगे मैन प्लस चाइल्ड, बस दैट्स इट। मैन प्लस चाइल्ड, और इस पे फोर्सेस बना देंगे। एक फोर्स तो होगा उनका वेट।
बेटा रिएक्शन फोर्स जब किसी चीज को टच करते हैं तब होती है, ठीक है। मैस ऑफ चाइल्ड प्लस मैस ऑफ मैन और साथ हो जाएगा जी। बेटा बेटा रिएक्शन फोर्स नहीं होगी, टेंशन होगी। तो यहां पे टेंशन बनाएंगे होगी। हाँ जी हाँ जी, टी होगी टेंशन इन दी रो। अच्छा उसने कहा हुआ है कि जब इतना एक्सलेशन है तो आप टेंशन बताओ। पहले ये बताओ जरा, मोशन अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? सर डाउनवर्ड्स है। बेटा इनको उठा रहे हैं, जमीन पे तो नहीं गिरा रहे ना। द मैन एंड चाइल्ड आर सर बीइंग अपवर्ड्स है। जी जी बेटा इनको उठा। लिफ्ट कर रहे हैं ना। अच्छा अब आपने एक रूल याद रखना है, द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड द फोर्स अगेंस्ट द मोशन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। रिपीट करूं या बात समझ आ गई? आ गया सर। The force in the direction of motion will be positive. The force against the motion will be negative. अब यहां पे बताओ कि tension will be a positive force or a negative force पॉजिटिव फोर्स। and weight will be, बात समझ आ गई? नेगेटिव फोर्स सर। अब यहां पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, मैं M नहीं लिखूंगा, M टोटल लिखूंगा, ये आपने भी याद रखना है। M नहीं लिखना, क्या लिखना है? M टोटल इंटू एक्सलेशन, और इसमें F क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। क्या होती है बेटा? फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स फॉरवर्ड फोर्स होती है माइनस बैकवर्ड फोर्स। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या होगी? मास ऑफ चाइल्ड प्लस मास ऑफ मैन, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? जी के साथ। ये मैंने इक्वेशन लिख दी रिजल्टेंट फोर्स की। ये किसकी इक्वेशन हो गई? रिजल्टेंट फोर्स की। और ये इक्वल रिजल्टेंट होगा फोर्स। मास ऑफ चाइल्ड प्लस मास ऑफ मैन, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्सलेशन के साथ। डन हो गया तो आगे चलते हैं। बताओ हो डन गया हो सर। गया? अच्छा अब टेंशन तो हमें फाइंड करनी है। टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू, पहले सब्जेक्ट बना लो, मास ऑफ चाइल्ड प्लस मास ऑफ मैन इनटू एक्सलेशन। बताओ ये लेफ्ट वाली टर्म जब राइट पे जाएगी तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मास ऑफ चाइल्ड प्लस मास ऑफ मैन इनटू जी। अच्छा कभी कभी ना मार्क स्कीम देख के कंफ्यूज हो जाओगे। मार्क स्कीम वाला एक काम करता है, ये जो हमने सारी सर जी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। वाह बेटा वाह, माइनस माइनस उधर चला गया है। भाईजान मेरी बात सुने, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू एक्स। तो बताओ ये सी डी राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड होगा? डिवाइड तो तब होता है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो बेटा। ये सारी चीज मूव करती है, ये एज अ होल मूव करेगा ना राइट पे। है आ गई समझ? ओके सर आ गई है। हाँ एज अ होल मूव करेगा। अच्छा अब देखो, अच्छा एग्जामिनर ना मार्क स्कीम में इसका बस एक स्टेप लिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने एक ही स्टेप लिखना है। वो मार्किंग की गाइडेंस होती है, वो आंसर नहीं होता। मार्क स्कीम में आंसर्स नहीं होते, कीवर्ड्स होते हैं। मार्क स्कीम में जो लिखा होता है वो सिर्फ एग्जामिनर की गाइडेंस होती है, वो कंप्लीट आंसर नहीं होता। अच्छा कभी भी मार्क स्कीम के आंसर को आपने कंप्लीट आंसर नहीं समझना, वो सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा mass ऑफ चाइल्ड, mass ऑफ चाइल्ड प्लस mass ऑफ मैन इनटू क्या हो जाएगा? कॉमन ले लिया ना, ए प्लस जी। तो मार्क्स स्कीम में हो सकता है सिर्फ इतना लिखा हो। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। बच्चे और बंदे का मैस मिला के कितना हो गया? 50.5 प्लस 80, एक्सलेशन कितना है? 0.570, और जी हो गया 9.81। सैफ इसकी वर्किंग करके जरा आंसर बताओ। सर आंसर इसका आ रहा था 1354.4। 54.4। 1354 और न्यूटन। एक सेकंड पहले न्यूटन। आप लिखते हैं कंप्लीट आंसर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं। देखो 80 में कितने जी सर। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? टू, टू या वन। 50.5 में कितने? थ्री। जी सर। 0.570 में कितने? थ्री। 9.81 में कितने? थ्री। तो आंसर में वी शुड राइट थ्री। तो अगर हम थ्री लिखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 1350 न्यूटन। 50 न्यूटन। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ नहीं करते तो पेपर टू में आपके नंबर नहीं कटते, पेपर थ्री में कटते हैं। रूल ये होता है, मार्क स्कीम के सिग्निफिकेंट फिगर से अगर आप ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे, कम लिखोगे नंबर कटेंगे। ठीक है? अगर मार्क स्कीम में, अगर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तो 18 ही 2 सेकंड
तो हम एक ज्यादा लिख सकते हैं, एक ज्यादा अलाउड होता है। जैसे अगर 2 है तो आप 3 लिख सकते हैं। और रूल पता है क्या होता है, नंबर कब कटेंगे? अगर मार्क्स स्कीम में सिग्निफिकेंट फिगर 2 और आपने 1 लिखा है, अगर मार्क्स स्कीम में 2 है, आप 3 4 5 6 जितने लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे। मार्क्स स्कीम वालों से ज्यादा लिखने होते हैं। अच्छा, अब ज्यादा लिखने का नुकसान, डिस्टिंक्शन नहीं आती। फर्ज करें जो बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉपर राउंडिंग ऑफ नहीं करता, अगर उसके नंबर नहीं भी कटेंगे तो अगर उसके फुल मार्क्स हैं तो कैम्ब्रिज वाले उसको डिस्टिंक्शन नहीं देंगे। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज। तो थ्योरी के पेपर में अगर आप ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं तो इट्स अ सेफ प्ले फॉर ए स्टार। समझ आ गई बात? ए स्टार तक आप चले जाओगे। तो ड्रॉबैक क्या होगा? डिस्टिंक्शन नहीं मिल सकती। कहानी समझ आ गई? अगर मार्क्स स्कीम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने 6 लिखे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? मार्क्स स्कीम के सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लिखना इज सेफ, कम लिखना इज अनसेफ। अयान, तुम्हें बात समझ आ गई? अगर मार्क्स स्कीम में 3 है तो क्या आप लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 3 से कम नहीं लिख सकते। तो मार्क्स स्कीम वालों से ज्यादा लिखना है सेफ प्ले, कम लिखना इज द प्रॉब्लम, वहां पे नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा लिखते हैं और बहुत ज्यादा लिख देते हैं हर जगह पे, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपके फुल मार्क्स आ गए तो आपको डिस्टिंक्शन भी नहीं मिलेगी। ठीक, क्योंकि उसके लिए आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अच्छा, अब आगे 1350 पे। तो टेंशन कितना हो गई? 1350, और यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। तो ये यहां पे हमने लिख दिया 1350 न्यूटन। अब हम चले गए आगे, अगला पार्ट, द पीरियड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सलेरेशन क्या होगा? 0 सर। एक्सलेरेशन जीरो होगा। अगर एक्सलेरेशन जीरो होगा तो फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। तो T विल बी इक्वल टू mass of child plus mass of man इनटू into एक। जी। तो ये सर, ये 1280 आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो 1280 आ जाएगा, क्योंकि टेंशन वेट के इक्वल हो जाएगी। समझ आ गई बात? यस सर। बयान? अच्छा, अब आगे आगे, अब आ रहा है इसके ऊपर के फाइनल डिसलेरेशन। ड्यूरिंग द फाइनल डिसलेरेशन द टेंशन इन द केबल इज 1240। कैलकुलेट द डिसलेरेशन। अब क्योंकि डिसलेरेशन लिखा हुआ है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। क्योंकि डिसलेरेशन लिखा हुआ है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। सर। अब ये डिसलेरेशन हम कैलकुलेट करते हैं अगेन। अगर मैं फ्री बॉडी बनाऊं तो दो फोर्सेस कौन सी हैं? अगर मैं फ्री बॉडी बनाऊं तो कौन सी दो फोर्सेस हैं? अयान बताओ। सर दो एक फोर्सेस कौन टेंशन सी है और हैं? एक वेट है। टेंशन और वेट। बेशक डिसलेरेशन हो रहा है लेकिन मोशन तो अपवर्ड्स ही है ना। mass of child, mass of man into g. So upward force is tension and downward force is weight. वेट। मोशन upwards या downwards? सर ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स है। मोशन अभी भी upwards। मोशन अभी भी upwards। तो ये हमने लेबल कर दिया मोशन। ये हमने लेबल क्या कर दिया? मोशन। अब फॉरवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी? टेंशन। बैकवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी? वेट। और यस सर। डिसलेरेशन, और डिसलेरेशन की वैल्यू नहीं गिवन, टेंशन की वैल्यू गिवन है। टेंशन है 1240 न्यूटन, और वेट कितना है? 1280। 1280। हाँ। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव, फोर्स अगेंस्ट द मोशन इज नेगेटिव। अगेन T माइनस mass of child plus mass of man into G, forward force minus backward force is equal to mass of child plus mass of man into A। और इसमें A क्या होगा? डिसलेरेशन। A क्या जी होगा? सर। डिसलेरेशन। ए को सब्जेक्ट बना लो। अच्छा, फिजिक्स की कैलकुलेशन में जो कैलकुलेट करना होता है पहले उसको सब्जेक्ट बनाया करो, इससे एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है। मैथ ऑफ चाइल्ड सिंगल स्टेप कैलकुलेशन होगी ना, फिर मैथ ऑफ मैन इंटू जी और डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ चाइल्ड प्लस मैथ ऑफ मैन। बात समझ आ गई? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो फाइंड करना होता है उसको सब्जेक्ट बना के फिर वैल्यूज पुट किया करो। तो अब अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो A इज इक्वल टू, टेंशन कितना दी हुई है? 1280। वेट कितना दिया हुआ है? उल्टा सर नहीं वेट किया? हमारे पास 1280 है हाँ, सर। उल्टा कर दिया ना। टेंशन है 1240, वेट है 1280,
और कंबाइंड जो उनका मैस है वो है कितना जी, आप लोग बताओ। 50 और 80 था ना, 50.5 था ना, 130.5। यार इसका आंसर बताओ जरा। सर इसका आंसर 0.31। -0.31। और क्योंकि और आंसर में उसने डिसलरेशन कहा हुआ है ना, जी सर, तो फिर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका। क्योंकि नेगेटिव साइन डिसलरेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही डिसलरेशन होता है। सर अगर यहाँ पे कोई बच्चा अगर नेगेटिव हाँ, 0.31 लिख दे तो डिसलरेशन नंबर होता है। मिलेंगे? अच्छा, अगर कोई बच्चा नेगेटिव साइन लिख दे तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप नेगेटिव साइन लिख दो, लेकिन पता है क्यों, डिसलरेशन अगर लिखा हुआ है तो फिर नेगेटिव साइन डिसलरेशन ही लिखना है। समझ गए सर। तो अब यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, 0.31। अच्छा, यहां पे अब नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिसलरेशन और एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन। अच्छा, अब आगे जी अगले पार्ट पे। वहां पे आंसर की जगह पे तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। अच्छा, अब डी पार्ट। कैलकुलेट द टाइम ओवर विच द मैन एंड द चाइल्ड आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो कह रहे हैं आप बताएं कितने टाइम तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो कर लेते हैं। मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले इंटरवल में जो चीजें उसने बताई हुई हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या बताया हुआ है। सर उसने स्पीड दी हुई है और एक्सेलरेशन दोनों दी हुई है। नहीं, स्पीड फाइनल दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है? सर स्पीड 2 दी हुई है ना ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यू जीरो हो गया ना, बस ठीक है, हो गया सवाल पे। डी का फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट, डी का फर्स्ट पार्ट। बच्चा और बंदा जब स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल स्पीड होगी 0। शुरू में एक्सेलरेशन जो मुझे याद पड़ रहा है वो है 0.570, ऐसे ही है ना, 0.5। सर 0.57। जी सर। फाइनल स्पीड जिसको अचीव करे वो है 2। फाइनल स्पीड कितना है, 2। टाइम हमने 2 है सर। तो अब ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं कराऊंगा, पूछो क्यों। क्योंकि इस क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कैनेमैटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो ये पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। तो डी पार्ट को कैनेमैटिक्स के लिए छोड़ दो। सर लेकिन यहाँ पे लगना तो एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला था हाँ जैसे हाँ, अपन। वो तो लगना था, लेकिन कुछ बच्चे में भी कोई बच्चा हो जिसने कैनेमैटिक्स अभी तक ना पढ़ा हो, फिर हो गई बात, क्योंकि हमने तो अभी ठीक है तक सर। डायनामिक्स कवर किया है ना। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करें, एंड यू ओनली हैव 2 मिनट्स फॉर दैट। हो गया सर। अच्छा, ये मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये यहाँ पे 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ये जी मिस्टेक सर। है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सही कर लो। तुम्हें क्वेश्चन विजिबल है, पढ़ा जा रहा है ना, निकालो आंसर। ये हमारा आज का ये वाला आखिरी क्वेश्चन होगा, बिकॉज आई थिंक टाइम होने लगा है, ठीक है। सर आंसर बताऊं टोटल इसका? बता दो। सर नेगेटिव 1.66 इंटू 10⁻⁻23। अच्छा जी, मैं कर दूं अब। अच्छा, एक बात बताओ, हिट करते हुए जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। रिबाउंड करने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सेम से किया है ना, बस हो गया फिर क्वेश्चन। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टाइम्स वी माइनस एम टाइम्स यू। द ओनली पॉसिबल मिस्टेक इज इग्नोरिंग द साइन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो सकती है वो साइन को इग्नोर करना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻27 -27। इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना है, 1250 सर। -1250 -6.64 इंटू 10⁻⁻27, और क्या आ 7। जाएगा ब्रैकेट में, 1250 पॉजिटिव। इंटू पॉजिटिव 1250। तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा। सर नेगेटिव 1.66 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन सेकेंड्स। -1.66 इंटू 10⁻⁻23 -23 न्यूटन सेकेंड्स। किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड।
तो ये आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? इन दी नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द इनिशियल मोशन। बात समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.66 इंटू 10 पावर नेगेटिव 23 न्यूटन सेकेंड। ठीक, हमने एम ले सकते हैं, ले लो कॉम, ले सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।